भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कंचन जी एक सवाल है ईवीएम पे शक है या इस जनता पे शक है? नहीं, इस जनता पे ये तो कितने भोले भोले प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, पढ़े लिखे बच्चे बैठे हुए हैं, इन पर हम क्यों शक करेंगे? ये तो स्वतंत्र है अपने विचार को लेकर, इसको छुपाएंगे। लेकिन हाँ, एक से 10 सेकंड और ये कहते करारा तमाचा आज लगा। अरे जब इलेक्टोरल बॉन्ड का पर्दा फाश हुआ और बोला गया कि ये गैर संवैधानिक है, तब आपको करारा तमाचा नहीं लगा था मोदी जी? क्यों? ग्राउंड जीरो से चुनावी मूड, कंचन यादव और मनोज कश्यप के बीच की झड़प। तो चलिए देखते हैं इन दोनों के बीच की झड़प। इसी से ले लेंगे, लेकिन मनीष कश्यप को भी बोलने का मौका देना चाहिए ना भाई। चलिए देखिए, सब नेताओं की पॉपुलैरिटी उतनी नहीं है जितनी मनीष कश्यप की है। देखिए ये ताकत है नए भारत की। और आपसे मेरा प्रश्न ये है, देखिए अब आपने पार्टी ज्वाइन कर ली है, अब कई सारे सवालों के जवाब तो आपको भी देने पड़ेंगे भाई। एकदम तैयार हूं। अब इलेक्टोरल बॉन्ड पे तमाचा पड़ा या ईवीएम पे तमाचा पड़ा, और शक किस पर है? सबसे पहले तो मेरे बगल में जो विपक्ष के नेता हैं वहां पे उन्होंने बोला कि देश का सर शर्म से झुक गया। अभी यहां पे 3 मिनट पहले इन्होंने बोला है देश का सर आज तक शर्म से नहीं झुका है और ना ही भविष्य में कभी झुकेगा। ये लोग बार बार प्रयास करते हैं कि देश का सर झुके, और इन लोग जितना भी प्रयास करेंगे कभी भी देश का सर शर्म से नहीं झुकेगा। मैं इनकी बातों को जो है पहले क्लियर कर देना चाहता हूं। दूसरा, उनके बगल में जो प्रवक्ता है आरजेडी की, इनसे मैं कह देना चाहता हूं 1990 से लेकर 2005 का वो दौर जब लालू जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, और पूरा जो है बैलेट बॉक्स को जो है ये लोग हैक कर लेते थे, अपहरण कर लेते थे, उसको जो है नहर में बिक दिया जाता था, नदी में बिक दिया जाता था, और बूथ कैप्चरिंग का ये लोग जो काम करते थे, अब वो काम नहीं होगा। ये नया भारत है, और नया भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जिनके मतलब कि विश्वास से जो है ये भारत आगे बढ़ रहा है, और ये लोग बार बार प्रयास करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार जो है नरेंद्र मोदी जी 400 के पार जा रहे हैं, और रिजल्ट जो है इन लोगों के सामने कुछ दिनों के बाद आ जाएगा। जी देखिए, अपनी बात उन्होंने टू द पॉइंट 55 सेकंड में समाप्त कर दी। आपसे मैं आता हूं, आपने क्यों बोला देश का सर शर्म से झुक गया? किस कारण से झुक गया? क्या देश का सर तब नहीं झुका था जब इस देश पर आतंकियों ने हमला किया था 2011 में, और हमारी फोर्सेस तैयार थी अटैक करने के लिए, लेकिन रोका गया? और बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा क्योंकि उस समय के शासन को अपने मुस्लिम वोट बैंक की चिंता थी, इसलिए यह कारण हुआ। नहीं, एक तो आपकी डिबेट में एक महापुरुष ने बोला कि जो लोग कमजोर होते हैं वो दूसरों की चर्चा ज्यादा करते हैं। तो अगर आप भाषण उठा के देखें बड़े नेताओं के, तो ऐसे अकेले मोदी जी हैं जो कभी मनमोहन सिंह जी की चर्चा करते हैं, कभी नेहरू की चर्चा करते हैं, कभी अखिलेश यादव की चर्चा करते हैं, कभी तेजस्वी की चर्चा करते हैं। वो अपने बारे में कुछ बोलता ही नहीं। खैर ये बात तो यहां समाप्त हुई। अब आपने कहा सिर शर्म से झुका। देश में जब भी कोई खराब काम होगा, चाहे वो किसी की भी सरकार में हो, तो देश का सिर शर्म से ही झुकता है। जिस आप हमले की बात कर रहे हैं, उस हमले में नहीं, मैं तो बीच में बोला नहीं आपके, नहीं बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। जब उनका नंबर आए वो कर नहीं, मैं इस पर एतराज करूंगा। हम नहीं बोले तो ये क्यों बोलेंगे बीच में? मेरी बात पूरी हो जाएगी। एक तो डिबेट में बीजेपी के 2 लोग, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ एनडीए डिबेट में। विपक्ष के भी 2 लोग आप इनको पहली बार, हम एक पार्टी के नहीं है, हम एक पार्टी के नहीं है। अरे इनके गठबंधन एक ही पार्टी के 2 लोग। अच्छा एक मेरी बात, ये मनीष कश्यप तो नए नवेले नेता है, इस नए से भी डर आप लोग के सदस्य डर की बात है तो बीजेपी के सदस्य। अरे बिल्कुल मनीष भाई, आप भी तो दोनों इंडिया के हो ना। भेदभाव नहीं है, उनका स्वागत है, उनका सम्मान करते हैं। आप भी तो इंडिया के हो। नहीं, हम पार्टी तो अलग है हमारी। अरे वाह, लेकिन ये ऐसा है, ये देखिए ऐसा है, ये जो डर है ना मोदी जी का, वो बौखलाएगा। आप ये देखते रहना, चेक करते रहना, और जो मजबूत होगा मुस्कुराएगा। थोड़ा और बोल लें। इन्होंने कहा देश का सर शर्म से झुक गया। देश में ऐसी घटनाएं हुई थी, बहुत पहले भी हुई थी, और आगे भी कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिससे देश का शर्म से नहीं झुकता है, देश के लोगों का सर शर्म से झुकता है। ये चीजें समझ में आना चाहिए। मेरे से सीनियर हैं, मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बोलना क्या है ये हमें समझ में आना चाहिए। देश का सर कभी भी शर्म से नहीं झुकता है, और भारत का तो कभी नहीं झुका है। जहां तक मैंने पढ़ाई किया है वहां पे मुझे यही सिखाया गया है कि भारत का सर हमेशा गर्व के साथ जो है ऊंचा रहेगा। कभी कभी देश के लोगों का ऐसा हो सकता है।
ठीक है, लेकिन भाटी जी, क्या आपको लगता नहीं है कि जो 2009 की डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात है, 2006 की बात है, वो पॉलिटिकल पॉइंट बन गई है? वो इसलिए पॉलिटिकल पॉइंट बन गई है क्योंकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बहुसंख्यकवाद की बात है, एक्सरे की बात है। उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? और आप मैं फंस एक गए तो उसमें। अपने सम्मानित भाई को, प्रिय भाई को ये बता दूं कि देश के लोग ही देश होते हैं। ये आपकी किताब में नहीं पढ़ाया गया होगा कि देश और क्या है, देश के लोग ही तो देश हैं। अब देश के लोगों का सिर शर्म से झुका तो देश का ही सिर शर्म से झुका। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैंने खुद कहा था कि किसी की भी सरकार में कोई गलत काम हो तो देश का सिर शर्म से झुकता है। देश का सिर तब भी शर्म से झुका था जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार ने 72 गुर्जरों को, निहत्ते लोगों को गोलियों से भून दिया था। देश का सिर जब भी शर्म से झुका था जब गुजरात में निहत्ते निर्दोष लोगों को चुन चुन के मारा गया था। देश का सिर जो है 1984 में भी झुका था, मैं छिपाना नहीं चाहूंगा, जब दिल्ली में हमारे सिख भाइयों के साथ अन्याय हुआ था। अन्याय किसी के साथ भी हो, देश का सिर शर्म से झुकता। लेकिन जो सवाल आपने पूछा, 10 सेकंड के जो सवाल आपने पूछा, जब वो हमला हुआ था उस समय गृह मंत्री को केवल इस बात पर इस्तीफा देना पड़ गया था, मीडिया ने कहा था कि गृह मंत्री ने कपड़े बदले थे। और आज देश के प्रधानमंत्री जब पुलवामा में हमारे शहीद हो जाते हैं तब भी वस्त्र बदल के आते हैं, दिन में 5-5 बार कपड़े बदलते हैं। आज कोई चर्चा नहीं होती। पर मुझे लगता है वो शिवराज पाटिल की आप चर्चा कर रहे हैं। शिवराज पाटिल का दूसरा विषय था, ये विषय नहीं था। ओके, पर आप अपनी बात रखिए। गौरव भाटिया, देखिए, सबसे पहले ना भारत का शीश कभी झुका है ना झुकेगा। ये है हमारा भारत। इतना माइका लाल कोई पैदा नहीं हुआ है कि भारत का सर झुका दे। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूंगा, शर्मिंदगी कब हुई? शर्मिंदगी तब हुई है अमीर जी, हमने देखा किस तरह से राहुल गांधी ने कहा भारतीय सेना चीन की सेना से पिट गई। तो मैं उन्हें कह दूं, ना भारतीय सेना कभी पिटी थी ना पिटेगी। खदेड़ के फेंका था वापस हमारी सेना ने। कब सर झुका मैं बताता हूं आपको। भैंस का कनेक्शन है दोनों में, सुनिएगा बड़े ध्यान से। भैंस का सुनिए। सर तब झुकता है भारत का जब भैंस का चारा खा जाते हैं और 5 बार दोष से धोते हैं। और सर तब झुकता है जब महिलाओं के साथ बलात्कार होता था सपा की सरकार में और वर्दी जो है आजम खां की भैंसे ढूंढे जाती थी, सर झुक जाता था। और मोदी जी आए, 56 इंच की छाती कब होती है वो बताता हूं मेरे भाई और बहनों को। जब हमारी तरफ कोई बुरी नजर देखता है पुलवामा और घुस के ठोकते हैं बालाकोट एयर स्ट्राइक में, तो दिखाते हैं 56 इंच की छाती क्या होती है। एक मिनट अपनी बात पूरी कर लूं अभी जी। ये जो तुष्टीकरण की बात आई है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा देश के संसाधनों पे हक सबसे पहले गरीब का है, हर नागरिक का है। कौन सहमत नहीं होगा इस बात से? धर्म के आधार पे हमें बांटते हो। मैं कहूंगा अब्दुल हमीद बनोगे, पलकों पे बैठाएंगे, और अगर जनाजे पे जाओगे बुरहान वानी के तो कुचल डालेंगे। ये मोदी जी ने सिखाया है। ठीक है, ओके। कंचना यादव जी, इतना सांप्रदायिक भाषण दे रहे हैं। खैर, वो जो भी है, एक मिनट गौरव भाटिया जी, बहुत बोल लिया आप। एक मिनट धैर्य से सुनिए गौरव भाटिया जी। पूरे पैनल में एक महिला है, ये अधिकार देना चाहिए। पूरे पैनल में एक महिला। मैं बताती हूँ, चीन अरुणाचल प्रदेश में घुसकर हमारे ही देश के गांव का नाम बदल रहा है और इनके नेता कहते हैं नाम बदलने से क्या होता है। अरे नाम तो आपने प्रयागराज का बदल दिया, इलाहाबाद से क्या होता है? क्यों बदला था अपने नाम? अगर कुछ नहीं होता तो बदलने की जरूरत क्यों थी? और दूसरी बात, अरे चीन सियाचिन के पास आता एक सवाल इस पर एक शब्द भी नहीं बोलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। किस पर? मंगलसूत्र पर। किस पर? मंगलसूत्र पर। बताइए, मणिपुर पर एक शब्द नहीं, महंगाई पर एक शब्द नहीं, बेरोजगारी पर एक शब्द नहीं, गरीबी पर एक शब्द नहीं, भूखमरी पर एक शब्द नहीं। ये किस पर बात करते हैं? मंगलसूत्र पर। और वो मंगलसूत्र जिसकी अहमियत भी नहीं समझते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, लेकिन राजकुमार भाटी, ये क्योंकि विपक्ष से सवाल है, आप में से जो भी जवाब देना चाहे, भाटी जी इसका आप जवाब दीजिए 40 सेकंड के अंदर। प्रश्न ये है, क्या आपको लगता नहीं है कि तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स, क्योंकि आपका भी एमवाई समीकरण है, मुस्लिम और यादव, और इनका भी एमवाई समीकरण है, और बहन जी का डीएम दलित मुसलमान समीकरण है, तो पॉलिटिकली आप लोग तुष्टीकरण करते हैं, ऐसा बीजेपी स्टैब्लिश कर चुकी है इस देश के अंदर। इससे कैसे निपटेंगे? भारत विभिन्नताओं का देश है और भारत की पूरी दुनिया में जो पहचान है वो अनेकता में एकता की पहचान है। भारत में भिन्न भिन्न समुदाय, भिन्न भिन्न जातियां, भिन्न भिन्न वर्ग, भिन्न भिन्न धर्म, अलग बोली, अलग संस्कृति, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। ऐसे विविधता और बहुलता भरे देश में अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि जो संख्या में कम है यानी अल्पसंख्यक, और जो दबे कुचले हैं यानी दलित और पिछड़े,
उनको हम हक देंगे, उनको बराबरी में लाएंगे, तो इससे नाराज होने वाला अत्याचारी, अनाचारी और सामंतवादी हो सकता है, लोकतांत्रिक व्यक्ति नहीं हो सकता। किसी भी सभ्य देश में और सभ्य समाज में सबसे पहले अपने कमजोर वर्गों की और कम संख्या वाले वर्गों के मान सम्मान की रक्षा होनी चाहिए, उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। यही देश के नीति निर्माताओं की नीति थी, यही हमारे संविधान की भावना है। इसी के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने शहादत दी थी, देश को आजाद कराया था, इसलिए नहीं कराया था। ठीक है सर 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 ओके मनीष कश्यप, आप 40 सेकंड के अंदर, क्या आपको लगता है कि बीजेपी भी, क्योंकि आप बीजेपी में नए नवेले आए हैं, बीजेपी भी हिंदू मुसलमान करती है, एक खाई क्रिएट करती है, क्योंकि इससे आपको पॉलिटिकल लाभ मिलता है, यह आरोप है? नहीं नहीं नहीं, ये सरासर गलत है। बीजेपी हिंदू मुसलमान नहीं करती है। जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो किस बेसिस पे प्रधानमंत्री बने, इन लोगों से पूछ लीजिए, फिर पता चल जाएगा कि देश का टुकड़ा जो है जवाहरलाल नेहरू के दौरान जो है क्यों हुआ, पहला चीज। दूसरा चीज, इन्होंने साफ साफ किस बेसिस पे हुआ देश के टुकड़े? धर्म के आधार पर देश का टुकड़ा इन लोगों ने करा दिया। आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान बना दिया। आज पाकिस्तान भी जो है भारत का एक अभिन्न अंग होता, लेकिन नरेंद्र मोदी जी अगले 10 साल के अंदर अंदर आधा पाकिस्तान को तो भारत में मिला ही लेंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। और ये सुनिए सुनिए सुनिए, इनसे दिल पे हाथ रखवा के पूछिए कि ये लोग चाहते हैं कि नहीं कि पाकिस्तान भारत में मिले, इन लोगों से पूछ लीजिए, सिंपल सा सवाल। सिर्फ अरे यहाँ वालों से आपको इतनी दिक्कत हो रही है, उनको हक देना नहीं चाह रहे, उन वालों को लाके कहां रखेंगे? दूसरा चीज ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक का विकास करना जरूरी है, तो 70 साल तो इनकी सरकार थी, क्यों नहीं किया इन लोगों ने विकास? ओके करना चाहिए था। 30 सेकंड में जवाब। अब अगर अखंड भारत बनता है, कोई समस्या तो नहीं है? आपको भी प्रचार करने का मौका मिलेगा रावलपिंडी में। जब देश आजाद हुआ था उसी समय से हमारा देश अखंड भारत है। ये बात सुनिए सुनिए, जिस समय हमारे लोग आजादी की लड़ाई में, चाहे वो लोहिया जी हो, चाहे वो कर्पूरी जी हो, चाहे वो जो हो जेल में थे, उस समय इनके लोग क्या कर रहे थे भाई? माफीनामा लिख रहे थे अंग्रेजों को, ताकि वो जेल से अरे इनके लोग नहीं, मेरे दादाजी को कुछ नहीं मालूम है इतिहास के बारे में। और इंदिरा गांधी जी ने मेडल दिया है, स्वतंत्रता सेनानी थे मेरे परदादा जी। इनको मैं दिखा दूं, सुनिए ना, मेरी दीदी, मेरी बहन, आप दिखा दीजिए, मैं भी दिखा देता हूँ। मेरे परदादा जी को इंदिरा गांधी ने 1972 में जो है 15 अगस्त के दिन जो है स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते जो है तगमा दिया था, मेडल दिया था। एक इनके लोगों को मत कहिए। बोला हमारे बीच वो बोल नहीं, मैं बोलूंगी। अच्छा क्या मैं बोलूंगी। जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, इनके जनसंघ के संस्थापक, मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिंध और बंगाल में सरकार बनाते हैं। ये वो लोग हैं और कहते हैं क्या कि हमने आज, अरे बांग्लादेश देश को इंदिरा गांधी जी ने बांटा था। अरे आपको कुछ इतिहास पता है, लेकिन नहीं, इस पर बात नहीं करेंगे। ये जो जितने भोले भाले बच्चे बैठे हैं, ये सब अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जहां पढ़ते हो उसके बारे में सर्च कर लो, सबके सब पूर्ववर्ती सरकारों ने बनाया था। कोई स्कूल मोदी जी ने बनाया है क्या? गौरव भाटिया का जरूरी है। बनाया है क्या? एक सेकंड गौरव भाटिया जी, बीच में टोका ना जाए, मैं अपनी बात रख लेता हूं। यहां 2 वंशवादी पार्टियां खड़ी हैं। आपको मैं बताता हूं, ये कहते हैं उत्तर प्रदेश में 18 करोड़ मुसलमान हैं। 18 करोड़ मुसलमानों के लिए 4 प्रत्याशी दिए हैं, और यादव परिवार 180 होंगे सदस्य, इससे ज्यादा तो नहीं होंगे। उनके 5 सदस्य, 5 सदस्य। इनकी ट्रेन मुसलमान वाली पटरी पर ही चलती है। इन लोगों को मुंह से जो है दिक्कत है, क्या बोलते हैं खुद ही नहीं जानते, घर जाके रिवाइज करके आते हैं, फिर भूल जाते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ, बोलने दीजिए, सम्मान रहेगा, क्यों ऐसा कर रहे हैं? सुनिए, 9वीं क्लास तक पढ़ा है। मेरा सवाल जनता का नहीं, वो दूसरा वाला पार्टी पास है, दूसरा वाला पार्टी पास है, तभी ऐसे बोल रहे हैं। गौरव भाटिया की बारी है। गौरव भाटिया, फिर कंचना यादव, फिर मनीष कश्यप। देखिए, मैं अपनी 3 बातें रखना चाहता हूँ, जल्दी रख देता हूँ, जनता सहमत होगी। पहली बात, मैंने कहा 18 करोड़ के लिए 4 प्रत्याशी, यादव परिवार से 5 प्रत्याशी। दूसरी बात, आज तक जब से इन पार्टियों का गठन हुआ है, यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष नहीं दे पाए, ये जनता के लिए क्या खड़े होंगे, आप बताइए। तीसरी बड़ी बात, ये मैनिफेस्टो लाया हूं, 1 मिनट देख लीजिए अमीर जी, ये जो आप कह रहे थे हिंदू मुस्लिम, ये देखिए, समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो है, दिखाई दे रहा है जी। क्या लिखा है? जी, मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए सच्चर कमेटी की सिफारिशें लागू करेंगे, एक। और दूसरा इन्होंने लिखा है, कक्षा 10 पास मुस्लिम बालिकाओं को आगे की शिक्षा ग्रहण हेतु 30,000 रुपए देंगे। क्यों भैया? हिंदू जो हमारी बच्ची है उसको क्यों नहीं, सिख को क्यों नहीं, ईसाई को क्यों नहीं, जैन को क्यों नहीं, बुद्ध को क्यों नहीं?
यही इनकी सोच है, इनकी सोच में लगा है ठीक है, दिमाग। गौरव। और एक्सरे होना चाहिए तो इनके दिमाग का होना चाहिए, जनता का एक्सरे नहीं होना चाहिए। जनता जो है वो गंगा जल की तरह पवित्र है, जैसे मोदी जी हिमालय की चोटी की तरह है, वैसे ही। ओके ओके, अब कंचना यादव देखिए। ओके, राजकुमार भाटी कुछ कहना चाह रहे हैं। अभी भाई जी, ने व्यंग जी। किया हमारे नेता के पढ़े लिखे होने पे, लेकिन पढ़े लिखे लोगों के ज्ञान का स्तर आप देखिए। 3 बार बोला है उत्तर प्रदेश में 18 करोड़ मुसलमान हैं, 3 बार बोला है। उत्तर प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन 26 करोड़, हमारे भाई 26 करोड़ में 18 करोड़ है। मैं क्यों चिल्लाते तब हैं? बोला है मैंने। गौरव जी अनफेयर है। उत्तर वो लीजिए जो मैंने सवाल उठाए, यादव नहीं, पर परिवार ये- के बाहर का पर ये क्यों नहीं अध्यक्ष उनको भी बनाइए, बोलने का हक बताइए। है, उनको भी बोले। गौरव जी बताइए। शांत, गौरव जी शांत। मैं मुझे बिल्कुल ऑडियो की बात शांत, भी जानना सवाल था। का उत्तर दे। राजकुमार भाटी जी बोलेंगे और मैंने शुरू में कह दिया था कमजोर वो है जो बीच बीच में चिल्लाएगा, बौखलाएगा। पता चल गया है। हम नहीं 4 बोले बीच में जून बिल्कुल भी। और सारे चिल्लाओ, भाग चिल्लाओ, जाएंगे चिल्लाओ। कार्टून। अपनी आप कमजोरी का देखिएगा परिचय 4 दो। जून अरे, भाग अपनी जाएंगे कमजोरी का कार्टून, परिचय देख दो। लीजिएगा। भाटी जी कमजोर है, बताइए। उत्तर दे दीजिए। यादव भाटी जी, परिवार भाटी के जी। बाहर का अध्यक्ष क्यों नहीं मिला? बस ये एक- अनफेयर हो रहा है। भाटी जी आपके 40 सेकंड है, आप बोलिए। सैक्रोसेंट उत्तर प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन 26 करोड़, उसमें मेरे भाई बता रहे हैं 18 करोड़, यानी 70% मुसलमान। कहां से इतना ज्ञान जी। लाते हो? कमाल है भाई। देखिए, लेकिन ये आप लोगों को किसने ज्ञान आप दिया? कहते हैं आप ये राष्ट्रीय तुष्टिकरण पार्टी का है, ज्ञान आपको राष्ट्रीय किसने दिया? पार्टी। ये 2009 और 2006 के भाषण भारी पड़ रहे हैं। इनके लिए तुष्टिकरण जो शब्द है, जब भी न्याय की बात करो, जब भी कमजोर की हिमायत की बात करो, जब भी अन्याय के विरोध की बात करो, उसे तुष्टिकरण कहते हैं। पर इस देश में क्या एक ही वर्ग कमजोर है? सच्चा नहीं, एक क्यों है? दलित भी है, एससी भी है, एसटी भी है, तो माइनॉरिटी क्यों भी कहा जा रहा है, है कि ओबीसी भी है। लाइन में सबसे OBC पीछे भी वही है? और जनरल कास्ट का 10% जो ईडब्ल्यूएस मिल रहा है, वो भी तो पीड़ित है। तो फिर ओबीसी का आरक्षण हम समर्थन कम क्यों करते हैं। करना चाहते हैं अगर सरकार आएगी तो? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या गैर संवैधानिक थी? क्या सच्चर कमेटी किसी तो दूसरे जब देश में मुलायम बनाई सिंह थी? यादव भारत जो की है सरकार खुद फिर बीच में सरकार का हिस्सा चिल्लाओ क्यों लागू क्यों नहीं करी? बताइए। चिल्लाओ। यूपीए में चिल्लाओ, लागू क्यों चिल्लाओ, नहीं चिल्लाओ। हुई जब समाजवादी पार्टी ठीक है, समर्थन दे रही? सवाल ये सवाल पूछा जाएगा कि मैं नहीं? इनके पास जा रहा हूं, इनका सवाल है, बोलिए, खड़े होकर सवाल पूछिए। एज अ यंग एंड फर्स्ट टाइम वोटर आप फर्स्ट टाइम वोटर है। हाँ, तो ये एलिगेशंस लगाते हैं ना कि 10 साल से कुछ काम नहीं किया, तो एज अ यंग वोटर आई वांट टू आस्क व्हाट कैन वी एक्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम योर पार्टी इफ इट विंस। अच्छा, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ क्या लेकर आएंगे आप आज जीत कर आएंगे? ओके, क्या सवाल है? सर, विपक्ष बोलती है कि क्या बोलते हैं उनके पास वो याद कर लो, याद करो। कोई बात नहीं, होता है। सर, क्या बोलता है विपक्ष? सर विपक्ष बोलती है कि क्या बोलते हैं उनके पास पहले तो प्रधानमंत्री के लिए कोई चेहरा नहीं है। अभी इसी डिबेट में विपक्ष ने आपस में ही बोल दिया ये पार्टी अलग है, मेरी पार्टी अलग है। हम कैसे भरोसा करके इनको वोट दे, बताइए। ओके 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 ओके, ठीक है। ओके, ये सामने एक बैठे हुए हैं, वकील हैं आप? सर माय क्वेश्चन इज फॉर बीजेपी कि सर बीजेपी अपने वादे निभाती है, ये कहती है, लेकिन अभी उन्होंने क्या कहते हैं सिक्किम को और मणिपुर और जो क्या कहते हैं हमारे कुश्ती के भाई बहन थे कुश्ती, उनके ऊपर कुछ नहीं कहा। बिना कांग्रेस की बातें गिनाए बीजेपी का स्टैंड क्या है? बीजेपी का स्टैंड क्या है? जो है उनको क्लियर कर देना चाहता हूं जी, कि जी, नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो इकोनॉमी के मामले में भारत 10वें नंबर पे था, आज चौथे नंबर पे है और 5 साल के अंदर भारत जो है तीसरे नंबर पे आने वाला है। 5 साल के अंदर भारत जो है तीसरे नंबर पे आने वाला है। पर कैपिटा इनकम जो है भारत का ग्रो किया है, शेयर मार्केट जो है भारत का ग्रो कर रहा है। और तो इन मुद्दों पे रहिए, तो इन मुद्दों पर रहिए, हिंदू मुसलमान क्यों? देखिए, आप लोग आरोप क्यों लगाते हैं कि तुष्टीकरण करते हैं ये लोग? विपक्ष की गलती है और विपक्ष जो है हिंदू मुसलमान पे लेके जाता है। जब राम मंदिर का निर्माण होता है, क्या अखिलेश और यादव हिंदू विपक्ष को मुसलमान बुलाया अखिलेश जाता यादव है। कर रहे हैं? क्या अखिलेश यादव हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? तेजस्वी यादव हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? लालू यादव हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? शिवपाल यादव मुसलमान कर रहे हैं? एकदम हिंदू ये लोग मुसलमान करते हैं। ये राहुल गांधी कर रहे हैं। जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो तेजस्वी यादव जी अस्पताल ढूंढ रहे थे और उस समय बिहार के वो स्वास्थ्य मंत्री थे और बिहार में ही उनको अच्छा अस्पताल नहीं दिख रहा था। जरा सोचिए, अखिलेश यादव जी को आना चाहिए था। राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, निर्माण हुआ, शिलान्यास हुआ, सब कुछ हुआ, वहां पे अखिलेश यादव जी को आना चाहिए था, नहीं आए। तो ये विपक्ष जो है तुष्टीकरण की राजनीति करती है और क्लास में जो सबसे फेलियर बच्चा होता है गलती कर देने के बाद जो है रोना शुरू कर देता है कि सर मुझे माफ ये कर आप दीजिए, क्लास सर पे मुझे क्यों अटक माफ जाते कर हैं? दीजिए। ये हर बार क्लास पे क्यों अटक जाते हैं? आप क्लास फेल पे क्यों अटक जाते हैं हर बार?
देखिए ये सच्चाई है कि कोई बिहार नौवीं में फेल, अगर कोई पांचवीं फेल, अगर इन ये लोगों क्या की बात सरकार बोलता है? आ गई और 9वीं क्लास से ज्यादा आप पढ़ लिए तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। इन लोगों की सच्चाई है। या तो सुनिए मैं 1 मिनट क्लियर कर देना चाहता हूं। बिहार में अगर जंगल राज के राजकुमार जी की सरकार अगर आ गई, गलती से आएगी नहीं, लेकिन अगर आ गई तो उन लोगों का सोच है कि 9वीं क्लास से ज्यादा पढ़े लिखे सभी लोगों को या तो बाहर भेज दिया जाएगा, और अगर बिहार में रह के वो बिहार के लिए आवाज उठाएंगे तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा। उदाहरण मनीष कश्यप है। कोर्ट ने सारे केस में मुझे बाइज्जत बरी कर दिया है। 9 महीना मेरा कौन वापस ला के देगा? कोर्ट की अगर ये लोग बात करते हैं तो कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। ये मेरा 9 महीना वापस ला के देंगे ये लोग? बताइए, कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी किया है।